The maximum and minimum distances of comet from sun are like this. If the speed of the comet at the nearest point is this, the speed at the farthest point. Gravitation का क्वेश्चन है, याद करिए किस टॉपिक से बेस्ड है, केपलर लॉ वगैरह कुछ लगाते हैं. Based on that concept, this question is there. Try to think and recall and try to give the answer. सिंपल क्वेश्चन है, बहुत टिपिकल नहीं है. क्या द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है किसी कॉमेट का सन से. तो कह रहा है स्पीड अगर नियरेस्ट पॉइंट पे इतना है तो फारदेस्ट पॉइंट पे कितना होगा. व्हाट विल द स्पीड एट द फारदेस्ट पॉइंट. अब ये देखिए ये किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये प्रॉब्लम. ग्रेविटेशन के किस कंसेप्ट पे बेस्ड है. स्पीड क्या होगी फारदेस्ट पॉइंट पे. मुझे लग रहा है कि टाइम काफी दे दिया मैंने. क्वेश्चन उतना बड़ा नहीं है. इट्स ए इजी प्रॉब्लम. रिकॉल करिए जरा ग्रेविटेशन चैप्टर में क्या होता है. प्लैनेट किस तरह मूव करता है. सन फोकस पे होता है, प्लैनेट जो है एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं. कुछ इस तरह का याद करिए जरा. और केपलर्स के 3 लॉ होते हैं जो कि ये बेसिकली केपलर्स लॉ पे बेस्ड है. ये क्या बात है, एक भी आंसर नहीं आ रहा है. क्या आवाज पहुंच रही है? ऐसे तो नहीं लैगिंग वगैरह हो रही है. नो सर. नो सर, ठीक है. क्या वजह है आंसर नहीं आता. चलिए ठीक है. कुछ अच्छा ये बताइए, केपलर्स के लॉ याद है आपको? 3 लॉ होते हैं ना केपलर के, जिसको न्यूटन ने बेस बनाया था. yes, पहला क्या बोलता है कि भाई एवरी प्लैनेट और रिवॉल्व्स अराउंड द सन और इन अ एलिप्टिकल पाथ, और उसके 2 फोकस होते हैं. अब मैथ्स के स्टूडेंट है, चलिए एक आंसर आया. ओके ठीक है, चलो सुकून की बात है. एक आंसर चेक करता हूँ क्या सही है. और आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा एलिप्स में फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं. सारी बात आपको पता होगी. और आप बोलते हैं कि इसमें दूसरा लॉ क्या बोलता है. दूसरा लॉ बोलता है कि एरियल वेलोसिटी क्या होगी कांस्टेंट. कि किसी एरियल वेलोसिटी क्या होगा, ये एरियल वेलोसिटी क्या होगा मींस एरिया अपॉन टाइम क्या होगा कांस्टेंट. और तीसरी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा कंजर्व होगा. और चौथा केपलर लॉ बोलता है कि टी स्क्वायर जो होगा टाइम पीरियड का स्क्वायर वो रेडियस के क्यूब के बराबर होगा. आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस. 4 पॉइंट्स होते हैं केपलर लॉ के. पहला क्या एलिप्टिकल पार्ट में होता है. चौथा क्या, दूसरा क्या है कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है कांस्टेंट. तीसरा क्या है टी स्क्वायर आर क्यूब के बराबर होता है. चौथा क्या है भाई, चौथा क्या है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है, क्योंकि टॉर्क क्या हो रहा है 0. लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती रहती है. तो यहां से बताइए कि मुझे अगर मैं ये वाला थर्ड पॉइंट उठाऊं कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, तो देखो बेटा ये वाला पॉइंट जो है ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे और ये वाला पॉइंट जो है मिनिमम डिस्टेंस पे. ठीक है. मिनिमम डिस्टेंस वाले को क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, पेरिजी. पी से पेरिजी, पी से पास. जो प्लैनेट के सबसे पास होगा सन के वो पेरिजी होगा, और जो सबसे दूर वाला होगा उसको क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल द फारदेस्ट वन. याद है किसी को? दूर वाले को क्या बोलते हैं प्लैनेट एलिप्टिकल पाथ में फोकस से. व्हाट वी कॉल द फारदेस्ट पॉइंट, वी कॉल दिस. यार बोलो, आवाज नहीं आ रही क्या, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ. पेरिजी और ये क्या बोलते हैं, व्हाट वी कॉल दिस, एपोजी. तो इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या होता है थ्रू आउट द पार्टिकल कंजर्व होगा. अगर मैं इसको 0.1 मान लूं, 0.2, तो नेट टॉर्क क्या होगा 0. क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन फोर्स वो सेंटर से यानी एक्सिस से पास हो गया. तो सेंटर जब टॉर्क फोर्स एक्सिस से पास होगा तो नेट टॉर्क क्या होगा 0. अब जब टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है कंजर्व होता है. तो मैं लिख सकता हूँ एंगुलर मोमेंटम एट 1 इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एट 2. तो एंगुलर मोमेंटम को मैं mv1r1 इज इक्वल टू mv2r2 लिख सकता हूँ क्या बेटा, बताओ. कैन आई राइट दिस? बोलो भाई, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है. अब मास तो सेम है,
बस सिंपल आ गया मेरे पास v1 r1 इक्वल टू v2 r2, पुट करिए आंसर आएगा। तो बेसिकली केपलर लॉ बेचता कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, टॉर्क जीरो होगा। क्यों टॉर्क जीरो किया मैंने प्लेनेट में? व्हाई द टॉर्क इज जीरो? कैन एनीवन टेल मी टॉर्क जीरो क्यों किया? क्योंकि एक्सिस से पास। जी बिल्कुल, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको जो घुमा रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है, वो सेंटर एक्सिस से पास हो गया। एक्सिस से पास होते टॉर्क जीरो हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया बेसिकली। अब निकाल लो भाई, कह रहा है कि मैक्सिमम डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस दे रखा है और स्पीड ऑफ द कॉमेट एट द नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट का मतलब ये वाला, तो व्हाट इज द सॉरी नियरेस्ट, तो 8 into 10 power 10, स्पीड कितनी होगी? 6 into 10 power 4 इज इक्वल टू v2, और ये क्या हो गया? 1.6 into 10 power 12। सॉल्व करो, आंसर बताओ कितना आ गया? 8 6 जा 48 into 10 power 14, पावर ऐड कर देंगे 10 और 4 14 डिवाइडेड बाय 1.6 into 10 power 12। तो आप इसको कैंसिल करोगे तो 16 16 48, तो ये मिल जाएगा 30 into 10 power 2, जिसको आप 3 into 10 power 3 भी लिख सकते हैं। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके ठीक है, अमित का और कौशिक यू आर करेक्ट। जेई मींस अल्टीमेट गोल का भी आंसर। ये रहा बातें सारी जब प्लैनेट मूव करता है, केप्लर्स लॉ ग्रेविटेशन के चैप्टर में। ठीक है, तो फिर से एक बार मेरा साथ दीजिए चैप्टर टॉपिक्स केप्लर के लॉ रिवाइज करने में। पहला क्या लॉ भाई? कि सारे प्लैनेट्स किस में रिवॉल्व करते हैं? एलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, दूसरा क्या है कि एरियल वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या होती है बेटा? कांस्टेंट, मतलब एरिया अपॉन टाइम। एरिया, ये जो एरिया बना ना, एरिया अपॉन टाइम। तो अगर मैं इसको मान लूं A2 और यहाँ लाइन टाइम लग रहा T2, और इसको मान लूं मैं एरिया A1 और यहाँ टाइम लग रहा T1, तो एरिया अपॉन टाइम इज इक्वल टू एरिया अपॉन टाइम। तो अगर एरिया ज्यादा होगा बेटा तो टाइम भी क्या लगेगा? बोल दो ना यार, आसान हो जाएगा। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी मींस एरिया स्वेप्ट बाय द रेडियस वेक्टर इज कांस्टेंट फॉर अ प्लैनेट मूविंग इन अ एलिप्टिकल पाथ। ठीक है, ये हो गया एरियल वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। एरिया अपॉन टाइम, एरिया अपॉन टाइम। अच्छा, कोई रिलेशन याद है एरिया अपॉन टाइम का एरियल वेलोसिटी का? नहीं याद है तो मैं लिख रहा हूं, उसको याद कर लो। एरियल वेलोसिटी जो होता है, जिसको मैं लिख सकता हूं dA/dt, दैट इज इक्वल टू L/2m। क्या होता है बेटा? मैं इसको डिराइव नहीं करने जा रहा हूं। एरियल वेलोसिटी क्या होता है? अगर कोई प्लैनेट मूव कर रहा है किसी सन के अराउंड, तो एरिया जो स्वेप्ट करेगा, ये फॉर एग्जांपल ये स्मॉल एरिया ले लिया मैंने dA और स्मॉल टाइम में मैंने ले लिया dt, तो एरिया अपॉन टाइम L/2m। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? ये क्या एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है क्या बेटा? बोल दो। यस सर। तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये डेरिवेशन में कराने नहीं जा रहा क्योंकि मैं PYQ कराने बैठा हूँ, डेरिवेशन कराने नहीं बैठा हूँ। तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है, और ये क्या हो गया? कांस्टेंट। तो इस रिलेशन से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, तो एरियल वेलोसिटी dA/dt भी क्या हो गया? कांस्टेंट। और पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए L को हम क्या लिखते हैं? कांस्टेंट। तो MVR पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी क्या हो गया? कांस्टेंट। ये सारी बातें थी एलिप्टिकल पाथ से रिलेटेड। ठीक है, नोट कर लो, नोट करना चाहो PDF तो तुम्हें मिल ही जाएगा। ठीक है बेटा, समझ गए? तो केपलर लॉ मैंने एक क्वेश्चन के जरिए पूरा रिवाइज करा दिया। ठीक है, चले आगे क्या? यस सर। देखो, अब एक और क्वेश्चन पूछा गया 2019 में केपलर लॉ के ऊपर स्टेटमेंट के फॉर्म में। चलो ये बताओ इसका क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है 2019 में केपलर्स लॉ के ऊपर। क्या इसका आंसर देंगे? मैंने तीनों चारों बातें केपलर्स लॉ की अभी आपको एक्सप्लेन की। यार प्लैनेट्स ऊपर का लाइन मिस हो गया है, मतलब के ऊपर मिलाया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, बेसिकली बात है चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। एक प्लैनेट के लिए कौन सी बातें सही है? इसमें 5 बातें इसने बोली है। एक 5 बातें ABCD, इन चारों में से कौन सी बात सही है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। कभी कभी गलत भी बोल देता है। कौन कौन सी बात इसमें सही है? ठीक है, काव्य का ऑप्शन आ रहा है। ओके ठीक है, चलिए हर्ष का ऑप्शन आ गया। सभी लोग यार अभी तो सारी बात रिवाइज कराई मैंने। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। मानसी का भी आ गया, नाम वही है, अक्षिका, अंजना, अलग अलग ऑप्शन आ रहे।
एरी का भी आ गया। क्या बात है एरी, आज कई दिनों बाद आंसर दे रहे हो? नो सर, देता हूँ। अच्छा, हो सकता है स्किप हो गया। 4-5 लोगों ने दिया, 1 2 3 तीनों ऑप्शन आ रहे। चलो और लोग कहाँ हो भाई, देना नहीं है क्या एग्जाम आपको? सोचो जरा। अर्पणा का 1 आ रहा है, 1 3 2। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो कह रहा है कि प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, क्या क्या होता है? कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन। गलत बात है, कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं होती। जितना दूर होता है उतनी वेलोसिटी क्या होती है, कम या ज्यादा? कम। भाई देखो, v1 r1 इक्वल टू v2 r2। अगर तुम वेलोसिटी बढ़ाओगे तो डिस्टेंस घटेगा, और वेलोसिटी घटाओगे तो डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रहना है। एरिया वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर एरिया ज्यादा है तो टाइम कम, टाइम कम तो स्पीड, सॉरी एरिया ज्यादा तो टाइम ज्यादा। तो कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन नहीं होता, इट इज रॉन्ग। वेलोसिटी क्या होती है, जितना पास होगा उतना ज्यादा, जितना दूर होगा उतना स्लो होगा। हैज अ लीस्ट वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट। गलत बात है, जितना पास होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी बेटा, नियरेस्ट टू द सन। गलत बात है। इट्स एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मैंने क्या लिखा आपको, da/dt इज इक्वल टू L/2m। और करें एरियल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो L को क्या लिख सकते हैं आप, व्हाट वी कैन राइट, L को हम लिख सकते हैं mvr/2m। m से m क्या कर दूंगा, कैंसिल, तो व्हाट आई गेट, vr/2। तो आपको क्या इसमें समझ में आ रहा है, विच ऑफ द सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? अच्छा, ई वाला भी तो है, टू फॉलो ट्रेजेक्टरी सच दैट द एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी क्या है बेटा, कांस्टेंट। ये ई ऑप्शन आ गया। तो देखो, सी वाले में डाउट लग रहा है, डी वाले में डाउट लग रहा है, ई वाला तो बिल्कुल सही होगा। एरियल वेलोसिटी क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होता है क्या? देख के यहां से लग रहा है। यस सर। हाँ जी, अरे मेरे भाई, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्योंकि वी और आर जो है मिलके कांस्टेंट हो जाते हैं। वेलोसिटी बढ़ता है तो डिस्टेंस घटता है। अगर वेलोसिटी को आप बढ़ाएंगे तो बेसिकली एरियल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नथिंग, इट इज कांस्टेंट। समझ में आई क्या बात? इक्वेशन ऐसा बना के लग रहा है आपको, लेकिन आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ई वाला सही है, बाकी सब गलत है। एरियल वेलोसिटी क्या होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ई ऑप्शन होगा। समझ में आई क्या बात? yes. ये केप्लर्स लॉ पे ग्रेविटेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम है। अब आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, व्हाटएवर यू वांट टू डू, लेकिन कर लें इसको प्लीज। एरियल वेलोसिटी किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि टॉर्क 0 है तो कांस्टेंट हो गया। da/dt इज इक्वल टू L/2m। L क्या है, कांस्टेंट, टॉर्क 0 है, इसलिए एरियल वेलोसिटी किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। आगे चलें क्या? यस सर। ठीक है, नोट कर लिया सारा कंसेप्ट। फटाफट आप जो है लेक्चर भी आपको बाद में मिल जाएंगे, रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलो ये रहा क्वेश्चन आपके। रेडियस इन किलोमीटर टू विच द प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ कंप्रेस करें सो दैट एस्केप वेलोसिटी इज इंक्रीज 10 टाइम्स। 10 टाइम्स इंक्रीज टू 10 टाइम्स, यानी एस्केप वेलोसिटी को 10 गुना करने के लिए क्या रेडियस रखना पड़ेगा इसका? काव्य आंसर को किलोमीटर में बनाना बताना बेटा। तो आपने जो आंसर दिया है 64 4 बार 0, किलोमीटर में कि मीटर में? किलोमीटर। किलोमीटर में। यार एस्केप वेलोसिटी बढ़ानी है ना, तो रेडियस कम होगा ना। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता क्या होता है? ये तो आपका देख के आंसर गलत आ गया। हाँ, मानसी का सही है, वेरी गुड। रेडियस एस्केप वेलोसिटी बढ़ा रहा है, घटा नहीं रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी? अंडर रूट 2gm। वेरी गुड, अंडर रूट 2gm/r। आर क्या होता है, कौन सा आर, कैपिटल और स्मॉल आर? स्मॉल आर। जो भी डिस्टेंस होगा ना, सरफेस पे होंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा। 64 किलोमीटर। ओके, देखते हैं ज्यादातर लोगों का कुछ 64 के अराउंड आ रहा है, हेमंत का, हर्षिता का। ओके, कुछ नए नाम आ रहे हैं मेरे पास, वेरी गुड। तो एस्केप वेलोसिटी बेटा होता है, एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन
कैपिटल आर प्लस एच। इस कैपिटल आर प्लस एच को आप लिखते हैं क्या, आर प्लस एच का मतलब किसी हाइट पे अगर आप खड़े हैं तो, जिसको आप लिखते हैं √2gm अपॉन स्मॉल आर। अगर आप सरफेस पे कह रहा है, सरफेस पे आ जाते हो तो बेटा हाइट क्या होगा 0, तो यही इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया क्या, √2gm अपॉन हाउ मच, कैपिटल आर। अब आपसे कह रहा है कि स्केप वेलोसिटी को 10 गुना करना है, तो व्हाट शुड हैपन, तो रेडियस कितना कर दें, √ में ना, रेडियस को 1/100 टाइम्स कर दें क्या, बहुत आसान है मेरे भाई, कुछ नहीं कर रहा है। स्केप वेलोसिटी जो है वो सॉल्व भी नहीं करना है, देखो बच्चों के लिए तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूं और बड़ों के लिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। पहले बड़ों के लिए, बड़ों के लिए ये है क्योंकि जी कांस्टेंट एम कांस्टेंट। अब कह रहा है इसको तुम 10 टाइम्स करो बेटा, इसको क्या करो 10 टाइम्स, तो रेडियस क्या करूं, घटा दूं, कितना टाइम्स कर दूं 1/100 टाइम्स, क्योंकि रूट में है ना, जब रूट में 1/100 करोगे तो 10 बन जाएगा। तो रेडियस कितना होना चाहिए, क्या रेडियस r/100 होना चाहिए, मैथ्स के स्टूडेंट हो यार, तो आंसर कितना आया यूं 30 सेकंड के अंदर 64 किलोमीटर आ गया क्या, यस सर, दिस इज द आंसर इनवर्स। अच्छा चलो अब ये हो गया बड़ों के लिए, बच्चों के लिए कर लेते हैं। बच्चों के लिए क्या है मान, क्या चीज, हेलो हाँ बोलिए, हाँ बोलिए, आप कुछ पूछ रहे थे। नो सर, सर आप जो कह रहे थे बच्चों के लिए करा। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो नहीं कैच कर पा रहे होंगे सबको, एक बस क्लास को फनी करने। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इसको डिटेल में सॉल्व करना चाहे तो मान लेते v' अपॉन v, तो √gm कैंसिल होगा, ये बन जाएगा √r अपॉन r', क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, मान लो पहले r था बाद में r' हो गया। और v' कितना 10 टाइम्स ऑफ v, तो v' को मैं लिख सकता हूँ 10v, तो v कैंसिल 10 आ गया, √r अपॉन r', स्क्वायर कर दोगे तो 100 आ जाएगा, और इधर आएगा r अपॉन r', तो r' आ जाएगा r अपॉन 100, वही चीज आ गई जो आपने डायरेक्ट निकाला था कि 6400 अपॉन 100, 64 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। ठीक है चलिए बेटा, चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन आपके पास है 2021, पढ़िए किस पे बेस्ड है, देखिए सॉल्व करिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ही क्या कहूं मैं आपको, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बताऊंगा पहले क्वेश्चन के बाद। आप लास्ट के एक मंथ में 20-25 दिन में सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके रिवाइज करके अपने स्कोर को इतना जंप कर सकते हैं कि आपको अंदाजा भी नहीं है। लेकिन हाँ उसके लिए थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जियो स्टेशनरी बोला है, जियो स्टेशनरी का मतलब आप समझ गए होंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जियो स्टेशनरी। एक एक लफ्ज की इंपॉर्टेंस होती है, एक एक वर्ड का। तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा, क्या कह रहा है, पहले हाइट 11r पे है, हाइट 11r है, याद रखिएगा हाइट 11r है, रेडियस 11r नहीं है। घूमने का जो रेडियस होता है वो सेंटर से लेते हैं, सेंटर से, बी केयरफुल। इसमें बेटा जो केपलर का फॉर्मूला ये वाला लगेगा, टाइम पीरियड स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का क्यूब, ये होता है ना।
सर इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आप बताइए, मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको बताएंगे। ओके ठीक है। देखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का मतलब क्या होता है, जो अर्थ के साथ रोटेट करे। तो अर्थ का टाइम पीरियड कितना है बेटा? व्हाट इज द रोटेशन ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द अर्थ? रोटेशन की बात कर, रेवोल्यूशन की बात, 24 घंटा। तो इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी अर्थ के साथ साथ रोटेट कर रहा है। तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? जियो मींस धरती, धरती अम्मा, और स्टेशनरी मतलब रुका हुआ, यानी एक ऐसा सैटेलाइट जो धरती से देखने पे रुका हुआ, यानी जिस तरह से अर्थ रोटेट करे उसी हिसाब से जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी रोटेट करे। तो टाइम पीरियड इसका आता है कितना? 24 घंटा। दिया नहीं क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। और कह रहा है कि सैटेलाइट जो है ऑर्बिटिंग कोई प्लैनेट पी है, हाइट 11 आर पे। तो हाइट 11 आर का मतलब क्या हो गया? ये 11 आर हाइट, इसकी हाइट है, यहां से 11 आर है। तो टोटल तो मुझे रेडियस कहां से लेना पड़ता है? सेंटर से। तो 12 आर हो गया क्या? तो कह रहा है टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट जो कि 2 आर पे है, इसका मतलब उसका रेडियस कितना हो जाएगा? 3 आर हो जाएगा क्या? 2 आर और आर क्या होगा? सेंटर। तो मेरे पास मिल गया बेटा, देखो T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर प्रोपोज इज इक्वल टू R2 क्यूब अपॉन R1 क्यूब। ठीक है। अब R2 कितना है? R2 कितना रखो? 2 आर रखो कि 3 आर रखो? बोलिए, व्हाट शुड आई राइट? इसको 3 आर रखोगे 2 आर? 3 आर, क्योंकि मुझे सेंटर हाइट 2 आर है, तो सेंटर से उठाऊंगा तो 3 आर आ जाएगा ना। तो 3 आर और R1 कितना हो गया? 12 आर का क्यूब। आर से आर कैंसिल, तो ये बन गया 1/4 का क्यूब बन गया बेटा। ओके ठीक है। और ये बन गया T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। अंडर रूट ले लेता हूं दोनों तरफ, लेट मी टेक अंडर रूट ऑन बोथ साइड। तो T2/T1 आ गया मेरे पास 1/4 की पावर 3/2। तो पहला अंडर रूट ले लो, तो 4 का अंडर रूट कितना हो गया? 2। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 का क्यूब, दैट विल बी T2/T1। ठीक है। 4 का 2, तो ये कितना हो जाएगा? 8। तो T2 विल बी इक्वल टू T1/8। तो T2 विल बी इक्वल टू T1/8। T1 कितना हो गया? 24 घंटा अपॉन 8। कितना आ रहा है भाई? हाउ मच इज द आंसर? कितना आ रहा है? 3 आवर आ गया क्या? यस सर। T1 कितना? 24 घंटे। पहले वाला जियो स्टेशनरी, जियो स्टेशनरी का मतलब T1 मैंने पहले वाले को माना, T2 बाद वाले को। तो 24/8 कितना आ गया? 3 आवर। So my time period of the another satellite will be 3 hours. Simple Kepler's law पे बेस्ड है, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T स्क्वायर इज इक्वल टू R क्यूब। R क्या होगा? सेंटर से होगा। ठीक है बेटा, सिंपल फॉर्मूला टाइप पे। चले आगे। यस सर। ये रहा आपके पास अनदर प्रॉब्लम 2021 का। छोटा तो नहीं है, पढ़ा जा रहा है क्या आपको लैंग्वेज? आर यू एबल टू रीड द क्वेश्चन? यस यस ठीक है, चलिए। क्या इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू प्रोजेक्ट अ बॉडी वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू रीच अ हाइट ऑफ 10 r वेयर r इज द रेडियस ऑफ अर्थ may be described in terms of escape velocity। मतलब कि कितनी स्पीड से फेंके कि 10 r तक चला जाए, उस वेलोसिटी को बताना है, लेकिन escape velocity को बताना है। चलिए सॉल्व करिए। इसमें बेटा कुछ लोग पूछे सर इसमें हाइट ही लेना ना, वो तो हाइट, देखिए हाइट तो 10 r है, लेकिन जब आप सेंटर से निकालेंगे तो 11 r बन जाएगा। समझिए बात को, h की वैल्यू 10 r है, लेकिन अगर आप सेंटर से उठाएंगे
अब आप जो भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होंगे आप मैं बाद में बताऊंगा। तो अब आप देखिए उसमें क्या R प्लस एच लिख रहे हैं या डायरेक्ट R लिख रहे हैं, वो तो डिपेंड करता है ना। हाइट 10 R है। रिकॉल करिए, सब चीज रिकॉल करिए। यहां से फेंका और ये कह रहा है कि चाहे यहाँ पे 10 R हाइट पे जाके अपवर्ड फ्रॉम दैट, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए 0। तो कह रहा है कितनी स्पीड से फेंकूं कि ये जो है 10 R हाइट तक मैक्सिमम पहुंच जाए। और रेडियस मेरे को R दे रखा है। एक हिंट दे रहा हूं, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना बेटा, कि टोटल एनर्जी एट द फर्स्ट प्लेस विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट द सेकंड प्लेस। और इसमें दो तरह की एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। और पॉइंट 2 पे जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटेशन कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगी। टोटल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक जो होगा वो बराबर होगा, कांस्टेंट होगा 1 और 2 पे। ये है हिंट आपका क्वेश्चन का। ऐसा फेंका कि 10 R तक पहुंच गया। ऐसे ही क्वेश्चन आपको स्केप वेलोसिटी से कहता है कितनी स्पीड से फेंकूंगी बताओ वो स्केप हो जाएगा। इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी वो कंजर्व होगी। ओके फाइन। तो टोटल एनर्जी एट 1 विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट 2। ये हिंट है। चला मैं थोड़ा सा आपको और टाइम दे रहा हूँ, मैं आज अपने पास घड़ी नहीं रखा हूँ। चलिए काफी टाइम हो गया। हाँ जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशन, किसी को याद है क्या होता है? -G m1m2/r। क्या हुआ, कोई भी आंसर नहीं आ रहा है? कर रहे हैं आप लोग या मैं बताऊं आपको? चलिए सॉल्व करिए। जेई मेंस अल्टीमेट गोल, आपने जो आंसर दिया है वो आंसर सही नहीं है, फिर से चेक करिए। ओके, एक आंसर आया अपनी जद्दोजहद के बाद। ठीक है, 10 आ रहा है, देखते हैं सही है गलत है। एनर्जी कंजर्व करिए, जैसे आप इसके वेलोसिटी निकालते हैं यहाँ 1 का 2 पे, इन दोनों की टोटल एनर्जी कंजर्व करिए। और टोटल एनर्जी में आपका वो भी होगा, क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों का सब। ओके, काव और कौशिक गुलेरिया, तो 3 लोगों का मेरे पास आंसर आ रहा है। देखते हैं क्या इनका आंसर है, सही है कि गलत। लेट मी चेक, लेट अप। मैं आपको थोड़ा सा और टाइम दे देता हूँ। ठीक है, 10 और 20 के बीच में आंसर। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, U1 प्लस K1 इनिशियल, U मतलब पोटेंशियल, और ये होगा U2 प्लस K2। तो पॉइंट 2 पे जब वो टॉप पे पहुंच गया तो वहां पे तो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, 0, क्योंकि स्टॉप हो गया। U1 क्या होता है, पोटेंशियल जी क्या होता है, -G m1m2/r। सरफेस पे खड़ा है तो r क्या होता है, स्मॉल। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है -G m1m2/r। r क्या होगा, स्मॉल r सेंटर से होता है, तो सरफेस पे तो स्मॉल r हो गया प्लस ½ mu²। उसके बाद ये U2 क्या हो गया, -G m1m2/r। r कितना हो गया टोटल, 10 r रखे कि 11 r नीचे,
10 है 11 एग्जैक्टली, क्योंकि मुझे स्मॉल आर रखना है, 11 रखना होगा, 11 आर। तो अब आप जो है स्मॉल एम कैंसिल करो, स्मॉल एम मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, आपके पास आगे पीछे करेंगे तो हाफ यू स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ यू स्क्वायर, जो बन जाएगा माइनस जी एम अपॉन 11 आर, ये इधर आएगा प्लस जी एम अपॉन आर, 11 आर नीचे मैंने ले लिया कॉमन, 11 आर कॉमन ले लिया तो माइनस जी एम प्लस 11 जी एम, कितना आ गया बेटा 10 जी एम आ गया क्या, 10 जी एम अपॉन 11, 10 जी एम अपॉन 11 आर आ गया, ठीक है। अब इसको मैं यू स्क्वायर जब लूंगा तो ये मल्टीप्लाई होके 220 बन जाएगा, 20 जी एम अपॉन 11 आर। तो इसके यू की वैल्यू अगर हम निकाले उसके टर्म में, तो आई एम गेटिंग टू यू इज इक्वल टू अंडर रूट 20 जी एम अपॉन 11 आर। अब देखो बेटा आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्केप वेलोसिटी वीई के टर्म में बताइए, वी क्या होता है, स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, वी कितना होता है अंडर रूट GM upon 2GM अरे नहीं upon 2 GM बाई आर होता है, 2 GM बाई आर। तो इसमें से मैं क्या करूंगा, 2 को बाहर निकाल लो, 10 इंटू 2 GM अपॉन आर और 11 नीचे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, वी लिख सकता हूँ क्या, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 10 अपॉन 11 इंटू अंडर रूट 2 GM बाई आर, जिसको मैं लिख सकता हूँ u इज इक्वल टू अंडर रूट 10 अपॉन 11 बीई। ये आंसर आ गया मेरे पास। तो क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है इन टर्म्स ऑफ x अपॉन y, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, x की वैल्यू हो गई 10 और y की वैल्यू है 11। तो जिन्होंने 10 आंसर दिया सही आंसर दिया, जिनका 20 आंसर है वो गलत आंसर, 10 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। Yes. तो आपने एनर्जी कंजर्व करा, बहुत सिंपल है बेटा, एनर्जी कंजर्व किया एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट पे और वहां से आपने निकाला, ठीक है। चले आगे, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट कर लिए इसको, देखे तो यार E1 इंटू टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व किया है, पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस जी m1 m2 अपॉन आर, आर क्या होता है सेंटर से होता है, हाइट 10 आर दिया है तो टोटल हो जाएगा 11 आर हो जाएगा। अच्छा जब हम काइनेमेटिक्स सॉल्व करते हैं तो वहां पे बोलता है कि बताओ एक बॉल को फेंके, कितने हाइट से कितने स्पीड से फेंके कि ये हाइट h पे पहुंच जाए, तो वहां पे आप लिखते हैं ना u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यहाँ ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ जब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे हम मानते हैं g क्या है, कांस्टेंट है। जब हम याद करिए काइनेमेटिक्स में जब फ्री फॉल वाला केस करते हैं g कांस्टेंट है और ये मानते हैं कि फॉर हाइट जो होता है h होता है स्मॉल। लेकिन यहाँ पे हाइट जब बहुत ज्यादा होगा, हाइट ज्यादा, हाँ ठीक है ओके कोई बात नहीं, हाइट जब ज्यादा होगा तो हम g कांस्टेंट नहीं मान सकते, उस केस में एनर्जी कंजर्वेशन से ही आपको जो भी कैलकुलेशन करना है करना पड़ेगा। ठीक है चलिए, तो आ गया 10 रूट 10 बाय 11, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो ये रहा, इन द रिपोर्टेड फिगर, ये देखिए आपके सारे क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चन हैज बीन फ्रॉम द प्रीवियस एग्जाम। पता है मैं भी आपके लिए ना रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ताकि पैटर्न नहीं बनाता, ऊपर से 2 4 5 क्वेश्चन छोड़ छोड़ के रैंडमली सेलेक्ट करता हूँ। जो 4 साल 5 साल के क्वेश्चन आए आई जस्ट एक बार देख लेता हूँ लेवल क्या है, बट रैंडमली, सो दैट रैंडम एनालिसिस आपका हो जाए। कह रहा है इस फिगर में आपको दे रखा है अर्थ का, और कह रहा है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी जो होता है, स्मॉल जी जी। ओके ओके, एक आंसर आ रहा है मेरे पास, x इज इक्वल टू 3। ठीक है मैं भी 1 मिनट का और टाइम दूंगा आपको, 1-1.5 मिनट का। ओके किसी का और अलग आंसर आने लगा।
कह रहा है ए और सी पे जी की वैल्यू सेम, मतलब यहां पे हाइट पे और प्लस डेप्थ पे। याद क्या होगा कुछ फॉर्मूला आपने, इन दोनों जगहों पे सेम है जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू। तो ओ ए अपॉन ए बी क्या होगा, एच दे रखा है मुझे 3200 किलोमीटर। ओके, पलक का भी आंसर आ रहा है, लेकिन तीनों चारों स्टूडेंट्स के आंसर अलग आ रहे हैं। ठीक है, देखता हूं मैं क्या व्हाट इज द मामला। रेशियो वगैरह देके कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। अक्षिका तो आप तो रेशियो बता रही हैं, एक्स की वैल्यू बताइए, एक्स की वैल्यू क्या वैल्यू आपको, क्योंकि जेई मेंस में तो इंटीजर टाइप भरना होता है ना, तो क्या वैल्यू इंटर करेंगे उसको, 4, 5, 6 वो बताइए। वैसे मुझे आपका आंसर सही लग रहा है अक्षिका, जहां तक मुझे याद आ रहा है दो लोग, जेई मेंस का और अक्षिका का, दो लोगों का आंसर सही लग रहा है। ठीक है, हेमंत का चलो मैं अब इंटर करता हूँ। देखो एक बात है, देखिए कहते हैं ना, मेरे टीचर थे बोलते थे समझने के बाद, देखो सबसे पहला टास्क है समझना किसी कंसेप्ट को, कोई भी चीज है, सिर्फ फिजिक्स नहीं, दुनिया कोई चीज समझने पहले, तो समझने के बाद उसको याद हो जाना, आपको वो चीज दिमाग में है, ये दूसरा स्टेज होता है। तीसरा स्टेज होता है जो कि बहुत ही प्रैक्टिस से अचीव होता है, और बहुत से लोग उसको नहीं अचीव कर पाते, विद इन द टाइम उसको निकाल लेना वापस, चाहे वो कोई बात हो या कोई एग्जाम का क्वेश्चन हो। आपने कोई चीज देखी, उसको समझा के समझने के बाद याद भी कर लिया, क्या आप विद इन द टाइम उसको बाहर निकाल पा रहे हैं अपने दिमाग से कि नहीं, वो एक प्रैक्टिस का काम है। बहुत सारे फॉर्मूले, बायो तो खैर मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स का बहुत सारा कंसेप्ट है, क्वेश्चन आया, क्या आप विद इन द टाइम अटैक करके अपने दिमाग से उस कंसेप्ट को निकाल पा रहे हैं, ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, चलो तो देखो मैं जानता हूं कि हाइट के साथ जो जी की वैल्यू होती है, क्या ये होती है क्या, जी इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद है क्या सभी को, या मैं डिराइव करूं इसको? नो सर। ठीक है, और डेप्थ के साथ जब आप अंदर जाते हैं अंदर, तो डेप्थ के साथ फॉर्मूला जी इक्वल टू जी 1 माइनस डी बाई आर। ये दो फॉर्मूले होते हैं, जब आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे डिराइव होता है। बेसिकली हम जी को लिखते हैं क्या, जी एम अपॉन स्मॉल आर को आर प्लस एच का होल स्क्वायर, जो भी लिखते हैं वहां से ये फॉर्मूला आता है, आर को कॉमन लेते हैं वहां से मुझे फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब आपसे कह रहा है कि हाइट पे और इस पे सेम है, तो जीडी को मैं जीएच के बराबर कर दूं, डेप्थ वाला और हाइट वाला बराबर है, तो जी अपॉन 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर बराबर हो गया है जी 1 माइनस डी बाई आर के। अब जी से जी कैंसिल हो गया। अब देखो हाइट जो है 3200 है, रेडियस जो है 6400, तो ये रेशियो आ गया 1/1/2 आ गया क्या बेटा, डायरेक्ट जेई के स्टूडेंट हो, और 1 माइनस डी बाई आर हो गया 3200 अपॉन 6400, 32/64 1/2, 1/2 प्लस 1 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 3/2 का स्क्वायर 9/4। तो इसको 4/9 लिख सकता हूँ क्या? Yes. नीचे ने 3/2 1 3 3/2 3/2 का स्क्वायर 9/4 4 ऊपर आ गया 1 माइनस डी बाई आर। तो डी बाई आर की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या, मुझे एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ठीक है, बीच में सर में नेट चला गया था, पावर सप्लाई यहाँ गड़बड़। तो डी बाई आर की वैल्यू आ गई 1 माइनस 4/9, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 9 - 1 5/9, ये आ गया डी बाई आर की वैल्यू। डिस्टेंस मेरे पास आ गया 5/9 आर, ये डी की वैल्यू है। डी का मतलब क्या हुआ, मैंने ये क्या निकाला बेटा, दिस इज माई ओ ए बी कितना आ गया 5/9 आर। तो मुझे क्या चाहिए, ओ ए कितना आ जाएगा, व्हाट विल बी ओ ए, ये मुझे मिल गया डी इज 5/9 आर
तो ये कितना मिल जाएगा, आर में से माइनस करोगे, आर टोटल आर में से 5/9 आर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 4/9 आर आ जाएगा क्या। यस सर। तो ये आ गया मेरे पास, मैं इसको ब्लू कलर से सर्कल कर रहा हूँ। ए बी आ गया 5/9 और ओ ए आ गया 4/9। तो मैं यहाँ बॉक्स में इसको सॉल्व कर रहा हूँ, बॉक्स में अगर मैं सॉल्व करूं यहां से तो आई एम गेटिंग समथिंग लाइक ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ए बी। तो वेरी इजिली आपको जो आंसर मिल रहा है ओ ए अपॉन ए बी, ओ ए निकला मुझे 4/9 आर और ए बी निकला 5/9 आर, आर से आर, इफ 9 से 9 आई एम गेटिंग 4/5। तो जो रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 4:5। तो एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 4 रखेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आया क्या। तो जीएच का फॉर्मूला है, जीडी का फॉर्मूला है, डेप्थ और हाइट पे अलग अलग फॉर्मूले लगते हैं, दोनों को इक्वेट किया और वहां से मुझे ये चीज निकल के आई और रेशियो मिल गया। सो 4/5 इज द रेशियो ऑफ द क्वेश्चन, 4/5 इसका रेशियो होगा। हाइट जो थी वो 3200 दिया था, रेडियस 64 था। हाँ जी, आगे बढ़ सकते हैं। यस ठीक है, चलिए अब ग्रेविटेशन में बहुत क्वेश्चंस हो गए, चलो मैं आता हूँ कुछ वेव्स के क्वेश्चन देता हूँ, ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जनरल क्वेश्चन है, किसी भी चैप्टर से बेस नहीं है। चलो ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, देखें कर पाते हो क्या। सिंपल पेंडुलम का लिफ्ट स्टेशनरी है, ये बहुत आसान प्रॉब्लम है यार। और कह रहा है कि लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट होने लगता है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। अब सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। सिंपल पेंडुलम के टाइम, इसमें तो मुझे लग रहा है बौछार हो जानी चाहिए क्वेश्चंस की एज सोल्यूशन की। ओके, का आंसर आ रहा है। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इज इक्वल टू, व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम फॉर्मूला, इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी नेट, जी इफेक्टिव बोलते हैं इसको ना, जी इफेक्टिव। और जी इफेक्टिव क्या होता है बेटा, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो जी, अगर लिफ्ट स्टेशनरी है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, और अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी इफेक्टिव कितना हो जाता है, जी प्लस है, और नीचे की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो कितना हो जाता है, जी माइनस है, और फ्री फॉल हो रहा है तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और अगर किसी पानी में डुबा दिया तो बाउंसी फोर्स लगेगी, बाउंसी फोर्स लगने की वजह से जी इफेक्टिव क्या होता है, G1 माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। याद होना चाहिए जी इफेक्टिव के फॉर्मूले। ये तब होता है जब स्टेशनरी लिफ्ट होता है, जब ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, नीचे पे जी माइनस है, फ्री फॉल पे 0 और किसी फ्लूइड में पानी में डुबा दिया तो ऊपर बाउंसी फोर्स लगने लगती है, बाउंसी फोर्स की वजह से इफेक्टिव जी कम हो जाता है, जिसका फॉर्मूला ये आता है। ठीक है, जी इफेक्टिव जो है G1 माइनस रो एफ अपॉन रो बी। हाँ जी, अब आपके पास जो भी सिचुएशन दी है उस सिचुएशन के हिसाब से आप वैल्यू रखो। अब कह रहा है कि पहले टाइम पीरियड ये था, तो पहला केस हमारे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। हाँ भाई, बाद में आपने क्या किया, T1 का 2 पाई लेंथ तो सेम है, लिफ्ट ऊपर जा रहा है तो जी प्लस है, जी प्लस जी बाई 2 कितना आएगा, 3G/2। तो आप डिवाइड कर दो T1 अपॉन T2, तो अंडर रूट व्हाट आई विल गेट, सब कुछ कैंसिल होगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल होगा, एल से एल कैंसिल होगा, एम आई गोइंग टू गेट रूट T/3। ठीक है, सही आंसर आ रहा है क्या ये वाला। अब देखो तो T1 अपॉन T, तो T1 की वैल्यू आ गई मेरे पास अंडर रूट 2/3 मल्टीप्लाई बाई T, तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, अंडर रूट 2/3 टाइम्स द। ठीक है, चलिए तो लेंथ पे, अच्छा कभी क्वेश्चन में आपको लेंथ वगैरह भी चेंज कर देगा तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। चलिए मैं आता हूं दूसरे क्वेश्चन पे, एसएचएम का एक प्रॉब्लम उठा रहा हूं, देखते हैं आप कर पाते हैं क्या। चलो ये देखो क्या है, 2020 बहुत आसान प्रॉब्लम है, जानबूझ के मैं आसान प्रॉब्लम दे रहा हूँ एसएचएम का,
दूसरा चैप्टर शुरू कर दिया मैंने। कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक मोशन का बराबर हो जाए। एसएचएम का काइनेटिक और पोटेंशियल का बराबर हो जाए। तो आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट याद होना चाहिए, दोनों चीजें। एसएचएम का क्या कंसेप्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का। ये मीन पोजीशन हो गया बेटा, ये हो गया एक्सट्रीम पोजीशन, और ये हो गया कि आपका दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। कह रहा कहां पे मैं पहुंचूं, किस जगह पे जाऊं कि मेरा काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाए सेम। काइनेटिक और पोटेंशियल क्या हो जाए सेम। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा एसएचएम में? एसएचएम के काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक का होता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। और के क्या होता है बेटा? के क्या होता है? एम ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम ओमेगा को क्या लिखते हैं? ओमेगा को एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर स्पीड लिखते हैं अंडर रूट के बाई एम। तो के तो मुझे कह रहा है कि दोनों बराबर कर दो, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई, बराबर कर दिया मैंने किसको? पोटेंशियल के। हाफ के से हाफ के कैंसिल, ये बन गया ए स्क्वायर, उधर एक्स स्क्वायर जाएगा तो 2x स्क्वायर बन जाएगा, और यहां से मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2। तो अंडर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस लगा के ए बाई रूट 2 आंसर आएगा। ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2 यहाँ पे, ठीक है, ए बाई रूट 2। अगर मैं एंगल के टर्म में बात करूं बेटा, तो कितने एंगल पे होगा, ये तो पोजीशन बता दिया। हाउ मच एंगल, एंगुलर एसएचएम को हम एंगल में भी रिप्रेजेंट करते हैं। कितना एंगल होगा, कितना टाइम होगा, व्हाट इज द टाइम? टी बाई 2। ये यहाँ पे ये तो मुझे मिल गया कि ये होगा ए बाई रूट 2 पे। टाइम बता सकते हो कितना टाइम होगा? जैसे यहाँ से एक टोटल टाइम पीरियड अगर टी है तो एक चक्कर का कितना होता है? टी बाई 4, दूसरा टी बाई 2। हाउ मच इज द टाइम टेकन फ्रॉम हेयर? तो ए बाई रूट 2 का आंसर आ गया। टाइम के टर्म में बताओ कितना। अगर मान लो यही क्वेश्चन इस साल टाइम के टर्म में पूछ रहे कि कितनी देर बाद काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, या फिर पूछे कितना एंगल ट्रेवल करने के बाद ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। टी के टर्म में बताइए। नहीं, टी के टर्म में टी बाई 2, टी बाई 3, कैपिटल। तो देखिए अगर आप इसको एनालाइज करें स्ट्रेट लाइन मोशन में, एनालाइज करें अगर आप, तो यहां पे शुरू हुआ x इक्वल टू 0 मीन, और ये रहा एक्सट्रीम। आपको पता है यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? टी बाई 4, और वापस आने में कितना लगेगा बेटा? टी बाई 4। यहाँ मीन पे पहुंचने पे ये मीन हो गया, सॉरी मिड पॉइंट ए बाई 2, और ए बाई 2 से पहले क्या होगा? ए बाई रूट 2.7, यहाँ पे होगा क्या? ए बाई रूट 2, ए बाई रूट 2। आपको याद है क्या मीन से मिड पॉइंट पे पहुंचने में कितना टाइम लगता है? टी बाई 12, और मीन 6 जाने पे कितना लगता है? टी बाई 6। याद रखिएगा ये सारा चीज, ठीक है? याद है क्या आपको? तो अब आपके पास इक्वेशन जो एसएचएम की इक्वेशन होती है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम? y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर आप मीन से शुरू करते हैं, अगर आप एक्सट्रीम से शुरू करते हैं तो क्या बन जाता है इक्वेशन? cos ओमेगा टी बन जाता है क्या? तो अब आपको बताना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? a बाई रूट 2। इसको a के बराबर रखा, इसको रखा मैंने क्या? साइन ओमेगा टी। a से कैंसिल हो गया, क्या मिला मुझे? 1 बाई रूट 2 साइन ओमेगा टी। तो कितना एंगल आता है बेटा? 1 बाई रूट 2 के लिए कितना एंगल? पाई बाई 4। इसका मतलब जो ओमेगा टी होना चाहिए
वो π/4 के बराबर होता है। और ओमेगा कितना होता है बेटा? 2π/t। तो पाई से पाई कैंसिल हुआ तो मुझे मेरा टाइम जो आ रहा है वो t अपॉन नीचे 2 × 4 हाउ मच? t/8। बात समझ में आई क्या? तो अगर आपसे पूछे कितने टाइम के बाद जो है वो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होंगे, वो कितना आएगा? t/8। तो इक्वेशन में रख के आप निकाल सकते हैं, t/8 आ जाएगा। ठीक है बेटा? यस सर। ठीक है। एंगल के टर्म में बोला तो 45 डिग्री और टाइम के टर्म में बोला तो t/8। अब आपको टाइम पीरियड का रिलेशन पता होगा, 2π/ω हो सकता है। आपको ओमेगा दे के टाइम पूछ रहे तो t निकाल के t/8 करेंगे, वहां से आंसर आएगा। चलो अब ये देखो आंसर क्या कह रहा है। टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मासेस, ये एसएचएम के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। नाउ वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन के। Two particles A and B of equal masses are suspended from two massless springs. If the maximum velocities during the oscillation are equal, maximum velocity दोनों का बराबर है बेटा, तो कह रहा है एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा। एसएचएम की मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है? मीन पे होती है, यहाँ पे होती है। x = 0 हो गया मीन, x = a क्या हो गया? एक्सट्रीम, और x = -a हो गया क्या? दूसरा एक्सट्रीम। तो कह रहा है अगर मैक्सिमम वेलोसिटी v मैक्स दोनों का बराबर है तो कितना होगा एम्पलीट्यूड का रेशियो? मास अगर कह रहा है सेम है, if the mass is same, ओके कौशिक फोर्थ बोल रहे हैं। अच्छा ये बताए एसएचएम का मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होती है? वेयर इज द मैक्सिमम वेलोसिटी? मीन पे कि एक्सट्रीम पे? मीन। मीन पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? v = ओमेगा √a² - h² होता है। तो अगर आप चाहते हो v मैक्स हो जाए तो x की वैल्यू क्या रखना होगा? 0, क्योंकि x 0 मीन पे वेलोसिटी क्या होती है? मैक्स। तो जैसे ही आप x = 0 रखेंगे आपको v मैक्स क्या मिल जाएगा? ओमेगा a मिल जाएगा क्या? बोलो भाई। यस सर। अच्छा, और ओमेगा क्या होता है? एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी √k/m होता है। ये हो गया मेरे पास। तो अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों एसएचएम की, दो एसएचएम है जिनका मैक्सिमम वेलोसिटी बराबर है। इट मींस आई कैन से, अगर मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने सिचुएशन को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करूं तो मैं लिख सकता हूं ω1 A1 पहला मैक्सिमम, ω2 A2, और ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं? √k1/m A1, और ω2 को क्या लिख सकता हूं? √k2/m A2। अब क्योंकि मास बराबर दे रखा है, मास इक्वल दे रखा है, तो रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड क्या आ गया बेटा? √k2/k1 आ गया क्या? मास तो कैंसिल हो जाएगा, इक्वल मास दे रखा है, तो A1/A2 आ गया √k2/√k1। कौन सा ऑप्शन आ गया? फोर्थ ऑप्शन आ गया। दो लाइन के क्वेश्चन पूछता है, बस कंसेप्ट पता होना है। वी मैक्स पता है, दोनों का वी मैक्स बराबर क्या? ओमेगा एंगुलर स्पीड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, व्हाटएवर नेम यू वांट टू गिव, √k/m दोनों को बराबर क्या? आई गॉट आंसर। ठीक है बेटा? Yes. यस। चलिए, तो इसके जरिए आपको बहुत सारे, अच्छा आपका पहला स्लॉट कब है एग्जाम का? किस डेट में? फर्स्ट स्लॉट? हाँ जी, पहला स्लॉट कब है जेईई मेंस का? अरे बोलो यार, क्या हुआ? नहीं देना है? नहीं पता क्या?
एक मिनट, मेरा बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है, लेट मी कनेक्ट द बैटरी, चार्जर कनेक्ट करते हैं, जरा होल्ड करिए। चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़े आप लोग। ये रहा मेरे पास दूसरा प्रॉब्लम, देखते हैं। जैसे हम, मेरे पास अभी 10-12 मिनट्स बचे हुए हैं, एक और प्रॉब्लम देखता हूँ। देखो ये रहा बड़ा अच्छा प्रॉब्लम, 2019 या 20 का पूछा, वेरी गुड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एसएचएम। देखिए इसको, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे टाइम, जैसे ही कैपिटल एम, ओके ट्राई करिए, जरा ट्राई करिए। When the mass is in equilibrium position as shown, another mass, दूसरा मास, जैसे ही मतलब वो कैपिटल एम वाला ऑसिलेट कर रहा था, जैसे वो इक्विलिब्रियम पे पहुंचा, मतलब मीन पे पहुंचा, एक दूसरा स्मॉल एम उस पर चिपका दिया और छोड़ दिया गया जेंटली, धीरे से। जेंटली का मतलब ये है कि बिना कोई फोर्स लगाए, आइडियली मान लीजिए धीरे से रख के चिपका दिया उसको, तो एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा उसका। तो क्या होगा नया वाला एम्पलीट्यूड? इसमें आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा जब आप किसी चीज को, या फिर कोलिजन का केस होता है ना, एक ब्लॉक मूव कर रहा है, दूसरा ब्लॉक उस पर चिपका दिया, तो व्हाट विल हैपेंस, मोमेंटम कंजर्व होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस वगैरह है, तो वी विल कंसीडर मोमेंटम कंजर्वेशन। मतलब मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक जस्ट बिफोर पुटिंग will be equal to momentum of the block just after the putting. यहां पे ये था और ये आगे जा रहा था। मीन पे क्या होता है बेटा? वी मैक्स होता है, और इसके ऊपर आपने एक दूसरा ब्लॉक चिपका दिया। इसको मैं वी मैक्स को, लेट मी कॉल इट V1, और इसको मान लो V2, और यहाँ का एम्पलीट्यूड A1 और यहाँ का एम्पलीट्यूड A2। तो इसमें बेटा मोमेंटम कंजर्वेशन करना होगा। जब आप इसको जैसे ही रखेंगे तो मोमेंटम हैज टू बी कंजर्व। और वी मैक्स क्या होता है? व्हाट इज वी मैक्स? वी मैक्स क्या होता है बेटा? वी मैक्स का फॉर्म ओमेगा है। वेरी गुड। तो इसका मतलब दोनों जगह की वी मैक्स आपको निकालना होगा। इसको वी मैक्स, दोनों अपना अपना वी मैक्स होंगे। तो फर्स्ट केस का क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन करेंगे, बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन वगैरह एब्सेंट है। मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम का जेई मेंस का आंसर आ रहा है, देखते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन। तो पहले केस में क्या है? मास m है और v1 है, और दूसरे केस में मास कितना है? m प्लस m, और वेलोसिटी है v2। और v1 v2 क्या? मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या मैं इसको ओमेगा ए लिख सकता हूं? ओमेगा 1 a1। और दूसरा वाला क्या होगा? देखिए मोमेंटम क्या होता है? टोटल मास इंटू वेलोसिटी, टोटल मास इंटू वेलोसिटी, दो ही ऑब्जेक्ट है। और वेलोसिटी को मैं लिख दिया ओमेगा 2 इंटू a2। और ओमेगा क्या होता है बेटा? व्हाट डू यू नो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है? अंडर रूट k by m। अब के तो कांस्टेंट है। अब जरा यहां से निकालने की कोशिश करिए, ओमेगा की वैल्यू वगैरह रख के ट्राई टू फाइंड आउट द रिजल्ट। तो m की जगह मैंने लिख दिया अंडर रूट, यहां से मैं अगर उठाऊं, इफ आई एम गोइंग टू कैरी दिस ऑन,
तो इट विल बी m ओमेगा 1 की जगह अंडर रूट k तो कांस्टेंट है अपॉन m इंटू ओमेगा a1, बाद में कितना आ गया m प्लस m, ओमेगा 2 कितना हो गया अंडर रूट k अपॉन m प्लस m, क्योंकि मास चेंज हो गया, इंटू a2। ठीक है बेटा, तो दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि अंडर रूट के तो कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल रहा है क्या, और अंडर रूट ये m अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट m स्क्वायर अपॉन m a1, ये वाला भी m प्लस m जब रूट के अंदर जाता तो स्क्वायर बन जाएगा, इंटू a2। सो आई एम गेटिंग, ये आंसर आ गया मेरे पास, a2 बाई a1 जो आएगा वो आ रहा है अंडर रूट m अपॉन अंडर रूट m प्लस m। तो जो आंसर मुझे मिल रहा है, क्या देना है आप लोग आंसर, आई एम गेटिंग m अपॉन m प्लस m अपॉन फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है मेरे पास। ठीक है, आई एम गेटिंग m अपॉन a2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है अंडर रूट m अपॉन m प्लस 1 a1 मतलब इनिशियल वाला, ये आंसर। मोमेंटम कंजर्वेशन करना, देखिए कितना अच्छा प्रॉब्लम था, मोमेंटम कंजर्वेशन को इस्तेमाल करा है इसने एसएचएम में। ठीक है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम भी कॉमन टाइप के प्रॉब्लम है जो पूछे जाते हैं। तो रखने से जस्ट पहले का मोमेंटम और रखने के जस्ट बाद का मोमेंटम, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे रखा गया है तो वी मैक्स होगा, वी मैक्स दोनों का आपको पता है ओमेगा ए के बराबर होता है, वी मैक्स ओमेगा ए के बराबर होता है, और ओमेगा क्या होता है अंडर रूट के बाई एम के बराबर, वी मैक्स ओमेगा ए, इसका ओमेगा क्या होता है, ओमेगा जो होता है एसएचएम का दैट इज इक्वल टू के बाई एम, चलिए एक प्रॉब्लम में वेव्स का कर लेता हूं, ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप वगैरह। ठीक है, चलिए बेटा आगे। ठीक है, मैं मूव ऑन। यस सर। ठीक है, चलिए मेरे पास टाइम एक ही क्वेश्चन करने का है तो मैं इस वाले क्वेश्चन को उठाता हूँ। थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम है, बड़ा प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, कर सकते हैं आप आसानी से भी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला, ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। आई एम गिविंग यू 3 मिनट टाइम फॉर दिस प्रॉब्लम। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड ऑफ गैस क्या होता है, सॉरी स्पीड ऑफ साउंड इन गैस भी याद होना चाहिए। दो चीजों को कंबाइन करके क्वेश्चन पूछा गया। फिर बोला फर्स्ट ओवरटोन में
ओके एक आंसर आ रहा है मुझे, ओके 4 आ रहा है जेई मींस, ठीक है देखते लेट मी चेक। देखो बेटा अगर मैं बात करूं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, तो क्लोज ऑर्गन पाइप एक तरफ से क्या होता है क्लोज्ड होता है, और ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होता है दोनों तरफ से खुला होता है। बता सकते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप का फॉर्मूला, क्लोज का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आता है? फ्रीक्वेंसी क्लोज में क्या फॉर्मूला है? F इक्वल टू एन वी बाई 2L आता है क्या? एन क्या हो गया? मोड ऑफ वाइब्रेशन 1 2 3। और जब ओपन लेते हैं तो बेटा फॉर्मूला क्या आता है फ्रीक्वेंसी का? बोलो ना यार क्या होता है? 2N माइनस 1 वी बाई 4L, सॉरी 2N प्लस 1, 2N प्लस 1 वी बाई 4L। और v क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस, जो एयर उस पाइप के अंदर फंसी हुई है उसका स्पीड। स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है इन गैस? हाउ मच? अंडर रूट बी बाई रो। बी क्या हो गया भाई? कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द गैस या बल्क मॉडुलस जो होता है बी बाई रो। ठीक है, बी क्या होता है बेटा? व्हाट इज दिस बी? बल्क मॉडुलस। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों गैसेस का जो बल्क मॉडुलस यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होता है बल्क मॉडुलस का अपोजिट होता है, वो दोनों इक्वल है। कंप्रेसिबिलिटी क्या कर रहा है? सेम। और दोनों किस में वाइब्रेट कर रहे हैं? फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या होगा? n इक्वल टू क्या? n इक्वल टू 1 या 2? फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n इक्वल टू 2 फर्स्ट पे, यानी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो n इक्वल टू 1 होगा, तो n इक्वल टू 2 चूज करना है मुझे। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब n इक्वल टू 2। तो अब चलो देखो दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम करो, n इक्वल टू क्लोज्ड वाले का ओपन वाले के फर्स्ट ओवरटोन में बराबर करो। इसमें 2 रखो जरा, तो ये बन जाएगा। अच्छा एक चीज, क्लोज्ड वाले का लेंथ L दे रखा है, तो ओपन वाले का लेंथ पूछा तो इसके लेंथ को मैं L1 मान, ओपन वाले के लेंथ को मैं क्या मान लेता हूँ? लेट मी अज्यूम L1। बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, तो आई विल गेट 2v बाई 2N। और इसमें अगर 1 रखूंगा तो कितना? 1 2 1 2 3 बन जाएगा क्या? यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं तो 2 1 2 प्लस 1 3। ओपन वाले में रखूंगा 3 बन जाएगा ना बेटा? 3 इट विल बी 3। Yes, sir. 3v बाई 4L1। अब ये v से v कैंसिल, L से L कैंसिल। इसको मैं मान लेता हूँ क्या? इसको v1 मान लेता हूँ, इसको v2 मान लेता हूँ। स्पीड भी अलग अलग है। एनीथिंग एल्स? अच्छा L कैसे कैंसिल करते? सॉरी L तो नहीं कैंसिल होगा ना, L तो अलग अलग। L has to be remain there, L और L। अब मेरे पास मिल गया L1 इज इक्वल टू 3/4 V2 बाई V1 इंटू L। L1 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 3/4 V2 बाई V1, और V क्या होता है बेटा? अंडर रूट B बाई रो। तो मुझे V2 बाई V1, अच्छा दोनों का बल्क मॉडुलस सेम दे रखा, कंप्रेसिबिलिटी सेम दे रखा, तो ये आ गया 3/4 V2 बाई V1 इंटू L। सॉरी L को मैं सामने लिख लेता हूँ, L अंडर रूट V2 बाई V1 चाहिए मेरे को, V2 बाई V1। तो V2 बाई V1 मुझे लिख दूंगा मैं अंडर रूट B अपॉन रो 2, और V1 में क्या लिख दूंगा? B बाई रो 1, क्योंकि B बाई रो होता है। रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ द गैस, और B क्या होगा? बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस, जो कि कंप्रेसिबिलिटी का उल्टा होता है। जब कंप्रेसिबिलिटी सेम है तो बल्क मॉडुलस भी क्या होगा? सेम, दोनों गैस का। आई एम गेटिंग V2 बाई V1 एज अंडर रूट रो 1 अपॉन रो 2, ये L की फॉर्मूला आ गया। सो द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप का फॉर्मूला रो 1 बाई रो 2। कुछ उल्टा कर दिया क्या मैंने भाई? L1 की जगह L सब कुछ सही आ रहा है, रो 1 बाई रो 2, x बाई 3 4 बाई 3 होगा क्या? हाँ जी, फ्रीक्वेंसी का ये फॉर्मूला रहा, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का, ओपन का ये रहा, और फर्स्ट कंप्रेसिबिलिटी रखा मैंने 2v बाई 2L, 3v बाई 4L, 2 1 2 3v बाई 4L। L से 2 से 2 कैंसिल ना, L1 की जगह यहाँ आ गया L1 3 बाई 3। हाँ जी, तो क्या आंसर आ रहा है आपका? 4 आ रहा है। तो ये द लेंथ ऑफ द पाइप इज x बाई 3। मेरा यार 3/4 या 4/3 आ गया।
कहाँ पे कुछ देखिए, आप नोट कर पा रहे हैं कहाँ पे मैं आगे पीछे कर रहा हूँ? FC V1/L V2/L ρ1/ρ2L, ये तो मैच हो गया। मुझे क्या किसका लेंथ निकालना है? लेंथ ऑफ द ओपन पाइप। ओपन के लिए मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया। सर अगर अच्छा। N2 रखेंगे तो 5 नहीं आएगा यहाँ पे? F नहीं, N सॉरी N जो है फर्स्ट यहाँ 1 माइनस होता है, here is 1 माइनस, here is माइनस यहाँ माइनस होता है, यस सर 4 माइनस होता है, 2n -1 होता है, -1 होता है। तो खैर चलिए, मैं नेक्स्ट टाइम हो गया, मैं नेक्स्ट क्लास में देखूंगा इसको कैसे करना है। बेसिकली ये फॉर्मूले में 3/4 आपका देखिए, ये इतना टर्म तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। ओपन पाइप का आपके पास ये आ गया, बोथ इन क्लोज्ड बोथ इन ओपन। ओके सॉरी मैंने फॉर्मूला उल्टा लगा दिया, ठीक। ओहो, ये ओपन का होता है ना NV/2L, ये ओपन पाइप का होता है और ये वाला क्लोज पाइप का होता है। सॉरी उल्टा लगा दिया मैंने, ठीक है। जब आप उसको उल्टा करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4/3 बन जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, टाइम हो गया, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। पोस्ट किसको बनाना है? ये फॉर्मूला जो है क्लोज का ओपन में लिखा गया, तो ओपन का क्लोज में लिखा गया, चेंज करिए तो ऑटोमेटिकली रेशियो जो होगा 3/4 से 4/3 बन जाएगा। तो योर आंसर विल कम आउट टू बी 4, ठीक। और यहाँ पे इसको L1, ओपन वाले को L1 मान लीजिए और क्लोज वाले को L मान लीजिए, क्लोज वाले को L मान लीजिए। किसको होस्ट बनाना है सर को? यस सर मैम, किसको होस्ट बनाना है? अमित सर। अमित सर अमित सर आप हैं? अच्छा, ओके ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अमित सर